नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। मेरे जहन में हमेशा से एक बात रही है और शायद कई लोगों के मन में होगी कि अगर मेरे पास मेरे घर या जमीन के सारे पक्के कागज हैं तो फिर कोई मुझे कैसे चुनौती दे सकता है। मतलब टाइटल डीड्स मेरे नाम पर हैं तो केस मेरा है, बात खत्म। सही बात है, ये एक बहुत आम धारणा है। लेकिन हमारे आज के स्रोत कहते हैं कि ये सोच, ये जो आत्मविश्वास है, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। वो इसे एक बड़ा मिथक कहते हैं। आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही हालिया और महत्वपूर्ण निर्णय है, काता बनाम सोमा देवी 2026, और साथ ही अदालती स्टे पर कुछ और भी ऐतिहासिक फैसलों का हम विश्लेषण करेंगे। हाँ, और ये सारे मामले एक ही तरफ इशारा करते हैं। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि क्यों एक वकील की लिखी हुई याचिका, यानी जो कानूनी ड्राफ्टिंग होती है, वो कभी-कभी मालिकाना हक के कागजात से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है, और अदालतें असल में किसी भी संपत्ति विवाद में किन सिद्धांतों पर ध्यान देती हैं। चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। जरूर। तो शुरुआत इसी से करते हैं। ये विचार कि केवल टाइटल दस्तावेजी केस जिताने के लिए काफी हैं, ये एक मिथक क्यों है? हमारे स्रोत तो साफ कहते हैं कि किसी भी सिविल केस की जीत 3 स्तंभों पर टिकी होती है, न कि सिर्फ एक पर। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। मालिकाना हक होना एक, कह सकते हैं, एक मजबूत शुरुआत है, पर यह मंजिल नहीं है। स्रोत इसे 3 स्तंभों पर आधारित बताते हैं। पहला है केस का प्रकार। केस का प्रकार मतलब आपने अदालत से किस तरह की राहत या रिलीफ मांगे है। दूसरा, और जैसा कि हम देखेंगे शायद सबसे जरूरी, है ड्राफ्टिंग, यानी आपने अपनी याचिका में तथ्यों को कितनी स्पष्टता, कितनी बारीकी और सटीकता से अदालत के सामने रखा है। और तीसरा स्तंभ है गवाही, यानी सबूत। अच्छा, क्या आप अदालत में अपने पक्ष में क्या सबूत और बयान पेश करते हैं? एग्जैक्टली। इन तीनों का संतुलन ही केस का नतीजा तय करता है। तो मतलब ये एक तरह से 3 पैरों वाली कुर्सी जैसा हो गया। अगर एक भी पैर, चाहे वो ड्राफ्टिंग हो या गवाही, कमजोर हुआ, तो मालिकाना हक वाला पैर कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कुर्सी तो गिरी जाएगी। ये तो बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। और अक्सर ड्राफ्टिंग ही वो सबसे कमजोर पैर साबित होता है। आपके पास दुनिया के सबसे मजबूत टाइटल डीड्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी कहानी अदालत के सामने ठीक से नहीं रखी तो उन डीड्स का वजन बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर सिर्फ मालिकाना हक काफी नहीं है, तो किसी को अपनी संपत्ति पे स्टे लेने के लिए, या जिसे कानूनी भाषा में शायद इंजंक्शन या व्यादेश कहते हैं, अदालत में क्या साबित करना पड़ता है? लोग अक्सर स्टे ऑर्डर की बात करते हैं कि कोर्ट से स्टे ले आए। ये मिलता कैसे है? यहीं पे कानून के वो सिद्धांत आते हैं जिन्हें हर जज देखता है। हमारे स्रोत 4 बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांतों का जिक्र करते हैं। पहला है प्राइमा फेसी केस। प्राइमा फेसी ये एक लैटिन शब्द है ना? हाँ, इसका सीधा मतलब है पहली नजर में। यानी बिना बहुत गहराई में जाए, क्या आपका मामला ऊपरी तौर पर मजबूत और तर्कसंगत दिखता है? क्या आपके शुरुआती कागजात और तथ्य आपकी कहानी का समर्थन करते हैं? ओके। और दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, यानी सुविधा का संतुलन। अदालत ये देखती है कि अगर स्टे नहीं दिया गया तो किस पक्ष को ज्यादा असुविधा या नुकसान होगा। ये एक तरह से तराजू पर तौलने जैसा हुआ। एक पलड़े पर मेरा नुकसान, दूसरे पर सामने वाले का। और अदालत देखती है कि अगर स्टे नहीं मिला तो किसका पलड़ा ज्यादा नीचे झुकेगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, आपका पलड़ा भारी होना चाहिए। और तीसरा सिद्धांत इसी से जुड़ा है, इर्रिपेरेबल डैमेज। इर्रिपेरेबल डैमेज मतलब ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई ना हो सके। हाँ, आपको ये साबित करना होगा कि अगर अदालत ने राहत नहीं दी तो आपको ऐसी क्षति होगी जिसकी भरपाई पैसों से नहीं हो सकती। जैसे किसी का पुश्तैनी घर गिरा दिया जाए। आप उस घर की कीमत तो लगा सकते हैं, लेकिन उससे जुड़ी यादों और भावनाओं की, उनकी कीमत नहीं लगा सकते। वो नुकसान इर्रिपेरेबल है। सही बात है। और चौथा सिद्धांत, जिसे स्रोत सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं, वो है कब्जा, पोजेशन। ये दिखाना बेहद जरूरी है कि संपत्ति पर आपका कानूनी कब्जा था या है। अगर आप ये साबित नहीं कर पाते कि विवाद शुरू होने के समय कब्जा आपके पास था, तो स्टे मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सच में, मालिकाना हक होते हुए भी? हाँ, मालिकाना हक होते हुए भी अगर कब्जा आपके पास नहीं है तो आपका केस शुरू होने से पहले ही बहुत कमजोर हो जाता है। यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। कब्जे का ये सिद्धांत, जैसा आपने कहा,
कांता बनाम सोमा देवी मामले में पूरी तरह से स्पष्ट होता है। इस केस में वादी के पास संपत्ति का मालिकाना हक था, लेकिन कब्जा नहीं था, और फिर भी वो केस हार गए। ऐसा क्यों हुआ? पेच यहीं पर है। यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि हार का कारण सिर्फ और सिर्फ खराब ड्राफ्टिंग थी। स्रोत में इसे प्रमुख ब्लंडर कहा गया है। वादी ने अपनी याचिका में कुछ बहुत बड़ी गलतियां की थीं। क्या गलतियां थीं? पहली और सबसे बड़ी गलती यही थी कि याचिका में ये कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा था कि वादी का जमीन से कब्जा कब छूटा। तारीख, महीना, साल कुछ नहीं बताया गया। एक मिनट, मतलब उनके पास मालिकाना हक था, लेकिन वो सिर्फ इसलिए हार गए क्योंकि उन्होंने अपनी अर्जी में ये नहीं लिखा कि कब्जा कब गया। ये तो बहुत ही एक छोटी सी चीज पर पूरा केस टिका था। बिल्कुल। और ये सिर्फ कठोर नहीं बल्कि सिविल कानून का एक बुनियादी सिद्धांत है। दूसरी गलती ये थी कि ये नहीं बताया गया था कि कब्जा खोने का कारण क्या था और उस समय की परिस्थितियां क्या थी। क्या उन्हें जबरदस्ती निकाला गया था? क्या उन्होंने खुद जमीन छोड़ी थी? ये सब गायब था। और तीसरा ब्लंडर तीसरा, ये जानकारी भी नहीं दी गई थी कि प्रतिवादी यानी दूसरे पक्ष ने जमीन पर अवैध कब्जा कब और कैसे किया। उन्होंने बस ये कह दिया कि हमारा मालिकाना हक है और हमारा कब्जा नहीं है, इसलिए हमें कब्जा वापस दिलाया जाए। लेकिन कहानी पूरी तरह से गायब थी। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी कहानी में बहुत बड़ी बड़ी खाली जगह छोड़ दी थी, और जैसा हमारे स्रोत कहते हैं, इन खाली जगहों को बाद में गवाही या दलीलों से नहीं भरा जा सकता। ये बात मुझे बहुत हैरान कर रही है। ये सिविल कानून का सुनहरा नियम है। साक्ष्य हमेशा प्लीडिंग्स का पालन करते हैं। इसका मतलब है कि आप अदालत में सिर्फ उन्हीं बातों का सबूत दे सकते हैं या उन्हीं बातों पर गवाही दे सकते हैं जिनका जिक्र आपने अपनी मूल याचिका यानी अपनी ड्राफ्टिंग में किया है। मतलब कि अगर मैं केस फाइल करते समय कोई जरूरी बात लिखना भूल गया, तो मेरे पास बाद में उस बात को साबित करने का कोई रास्ता ही नहीं है, भले ही मेरे पास उसके पक्के सबूत क्यों ना हो। बिल्कुल। मान लीजिए आपने अपनी याचिका में ये नहीं लिखा कि 15 जून 2020 को प्रतिवादी ने गुंडों के साथ आकर आपको जमीन से बाहर निकाल दिया। बाद में केस के दौरान आप अदालत में एक वीडियो पेश करते हैं जिसमें ये सब रिकॉर्ड है। अदालत उस वीडियो को सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि ये तथ्य आपकी मूल कहानी का हिस्सा ही नहीं था। लेकिन क्यों? सबूत तो सबूत है। अदालत कहेगी, आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? कानून का मकसद दोनों पक्षों को एक समान अवसर देना है। आप अचानक कोई नया तथ्य लाकर दूसरे पक्ष को चौंका नहीं सकते। तो ड्राफ्टिंग ही पूरे केस की नींव है। अगर नींव में ही दरारें हैं या कुछ ईंटें गायब हैं, तो आप उस पर कितनी भी मजबूत इमारत बनाने की कोशिश करें, वो गिरी जाएगी। आपने बिल्कुल सही समझा। सुप्रीम कोर्ट ने कांता बनाम सोमा देवी मामले में यही कहा। वादी के पास मालिकाना हक था, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी ही ठीक से नहीं बताई। इसलिए अदालत ने कहा कि जब आपने ये बताया ही नहीं कि आपका कब्जा कब, क्यों और कैसे गया, तो हम आपको कब्जा वापस दिलाने का आदेश कैसे दे सकते हैं? आपकी कहानी अधूरी है। ये तो एक वकील की छोटी सी गलती की वजह से पूरा केस हारने जैसा है। ये स्टे का मामला वाकई बहुत पेचीदा लगता है। वैसे हाल ही में स्टे के नियमों को लेकर भी तो एक बड़ा बदलाव आया है। जैसा हमारे स्रोतों में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 वाले केस का जिक्र है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है। ये 5 जजों की संविधान पीठ का फैसला है, जिसने 2018 के एक पुराने फैसले एशियन रिसर्फेसिंग को पूरी तरह से पलट दिया। अच्छा, वो पुराना नियम क्या था? पुराना नियम ये था कि अगर हाई कोर्ट किसी भी सिविल या क्रिमिनल मामले में स्टे ऑर्डर देता है तो वो 6 महीने के बाद अपने आप खत्म हो जाएगा, जब तक कि उसे किसी विशेष आदेश से बढ़ाया न जाए। लेकिन इससे तो बहुत समस्या होती होगी। हर 6 महीने में सिर्फ स्टे बढ़वाने के लिए अदालत जाना पड़ता होगा, जिससे केस और लंबा खिंचता होगा। बिल्कुल, और यही हो रहा था। इसका असल मकसद मुकदमों में होने वाली देरी को रोकना था, लेकिन इसका उल्टा असर हो रहा था। वकीलों और मुवक्किलों को सिर्फ स्टे को जिंदा रखने के लिए बार-बार अर्जियां लगानी पड़ती थीं। इसी समस्या को देखते हुए 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ये नया नियम बनाया। और नया नियम क्या है? अब हाई कोर्ट द्वारा दिए गए स्टे ऑर्डर अपने आप खत्म नहीं होंगे। वे तब तक लागू रहेंगे जब तक कि मुख्य मामले का फैसला नहीं हो जाता या कोई जज उन आदेशों को सुनकर संशोधित नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तर्क में क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त भाषा का इस्तेमाल किया।
उन्होंने कहा कि स्टे का अपने आप खत्म हो जाना अस्वीकार्य न्यायिक कानून निर्माण जैसा था। आसान भाषा में कहें तो अदालत ने माना कि हमने 2018 में एक ऐसा नियम बना दिया था जो व्यवहारिक नहीं था और न्याय के रास्ते में रुकावट बन रहा था। यह एक तरह से जजों द्वारा कानून बनाने जैसा था, जो संसद का काम है। हम अपनी उस गलती को सुधार रहे हैं। क्या इस विषय पर कोई और भी महत्वपूर्ण मामले हैं जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में है? हाँ, कुछ और मामलों का भी जिक्र है जो इन सिद्धांतों को और मजबूत करते हैं, जैसे वांडर लिमिटेड बनाम एंटॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मामला। इसी केस में अदालत ने वो ट्रिपल टेस्ट स्थापित किया था जिसकी हमने अभी चर्चा की। प्राइमा फेसी केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इर्रिपेरेबल डैमेज। बिल्कुल। ये आज भी किसी भी तरह के स्टे या इंजंक्शन के लिए आधारशिला माना जाता है। एक और मामला दुराब कावस्ची वार्डन का है, जो अंतरिम अनिवार्य इंजंक्शन के बारे में बात करता है। ये एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली राहत है, जहां अदालत किसी को कुछ करने से सिर्फ रोकती नहीं, बल्कि कुछ करने का आदेश देती है। जैसे किसी गिराई हुई दीवार को दोबारा बनाने का आदेश देना। अच्छा, तो इन सभी स्रोतों और केस स्टडीज का निचोड़ क्या है? अगर किसी को एक बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? अगर एक लाइन में कहना हो तो स्रोत की ही भाषा में कहूंगी, ड्राफ्टिंग ही सबसे बड़ी ढाल है। सारे विश्लेषण का सार यही है। स्रोत कुछ बहुत स्पष्ट निष्कर्ष देते हैं। जैसे कि पहला, कब्जे का विवरण सर्वोपरि है। अगर आपका कब्जा नहीं है तो यह बताना कि कब्जा कब और कैसे गया, ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक अनिवार्य कानूनी आवश्यकता है। इसके बिना केस जीतना लगभग असंभव है। और दूसरा मुख्य निष्कर्ष? दूसरा ये है कि अपने मामले की प्रकृति के अनुसार सही कानूनी राहत यानी प्रेयर चुने। कहाता बनाम सोमा देवी में वादी ने कब्जा वापस दिलाने की मांग तो की, लेकिन उसकी नींव ही नहीं रखी। और सबसे चौंकाने वाली बात जो स्रोत में लिखी है वो ये है कि एक अनुमान के मुताबिक लगभग 80% सिविल मामले खराब ड्राफ्टिंग के कारण हारे जाते हैं। 80%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये तो किसी भी संपत्ति विवाद में शामिल व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। मामला सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि यह है कि आप अपनी कहानी अदालत को बताते कैसे हैं। आपके कागजात आपकी कहानी का एक हिस्सा हैं, पूरी कहानी नहीं। बिल्कुल। आपकी याचिका, आपकी अर्जी ही आपकी पूरी कहानी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संस्करण है। अगर वो ही अधूरा, अस्पष्ट या विरोधाभासी है तो बाद में उसे सुधारने का मौका नहीं मिलता। आपकी पहले छाप ही आपकी आखिरी छाप बन सकती है। आज की चर्चा से एक विचार मन में आता है। हमारे स्रोतों ने कानूनी ड्राफ्टिंग की सटीकता और विवरण पर बहुत जोर दिया है ना। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जानकारी से भरी इस दुनिया में जहां हम अक्सर चीजों को सरसरी तौर पर देखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की हेडलाइंस हों या ऑफिस के ईमेल्स, हम कितनी महत्वपूर्ण जानकारी खो देते हैं जब हम किसी कहानी के सटीक विवरण पर ध्यान नहीं देते हैं, चाहे वो अदालत में हो या हमारे पेशेवर और निजी जीवन में। अक्सर सच्चाई विवरण में ही छिपी होती है।